हेलो बच्चों, आज के ई लेक्चर के लिए जो टॉपिक है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के एनालिसिस पार्ट से है। जैसा कि प्रीवियसली हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एनालिसिस किया था, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज और पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये हमने 5 पैरामीटर हमने एनालिसिस किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब कुछ रिमेनिंग्स है उनको हम इस पार्ट में कंसीडर करेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर को हम R से डिनोट करते हैं या गामा से डिनोट कर लेते हैं। ए रेक्टिफाइड आउटपुट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ द रिपल्स। तो हमारा जो आउटपुट मिलता है वो हमें DC मिलता है, लेकिन DC में भी हमारे AC के कुछ रिपल्स रह जाते हैं, कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं जिसे हम रिपल्स कहते हैं। तो द रिपल फैक्टर गिव्स द विविनेस ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो जो रिपल फैक्टर है वो हमें क्या देता है कि DC में AC के कितने कंपोनेंट है उस फैक्टर को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। The ripple factor is defined as the ratio of the effective value of AC component of the voltage or current to the direct value or average value। तो हम इसको बताते हैं कि जो हमारा गामा है वो रिपल वोल्टेज अपॉन DC वोल्टेज है, या फिर हम कहेंगे RMS वोल्टेज ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन DC वैल्यू ऑफ वेव। तो हम इसको यहाँ पे दर्शा रहे हैं, गामा इज इक्वल टू VR का RMS अपॉन VDC। तो इसका जो फाइनली जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। हमने जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं वो है VR RMS जो है वो रूट ऑफ V RMS का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसके गामा में पुट कर देते हैं, तो रूट ऑफ V RMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर अपॉन VDC। तो इसको जब हम फॉर्मूला में फाइनली सही रूप से लिखते हैं तो हो जाता है रूट ऑफ V RMS अपॉन VDC का स्क्वायर माइनस 1। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला है जो हमें रिपल फैक्टर की गणना में हेल्प करता है। तो इसमें हमें V RMS और VDC जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किए थे, उनको एनालिसिस किया था, हम उनको डायरेक्टली वहां से पुट करते हैं। तो V RMS हमने कैलकुलेट किया था Vm/2 और VDC हमने कैलकुलेट किया था Vm अपॉन पाई। तो इन दोनों पैरामीटर को हम इक्वेशन जो रिपल फैक्टर की उसमें पुट करते हैं Vm अपॉन 2 और Vm अपॉन पाई। तो ये हमारा Vm और Vm कैंसिल आउट होके हमें मिलता है पाई/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.21, जिसको कि इक्वेशन नंबर 7 जो कंटिन्यूस में पहले हम 6 इक्वेशन कर चुके हैं उसके कंटिन्यूस में 7 लिखी हमने। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो रिपल फैक्टर है 1.21 निकल के आता है। तो इसी प्रकार से यदि हम करंट के रेस्पेक्टिव बात करते हैं तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पे करंट के लिए भी दिखा सकते हैं, IR RMS अपॉन IDC। तो हम ये बताते हैं कि एज द रिपल फैक्टर ऑफ 1.21 मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ AC present in the output is 121% of the DC voltage। तो हमारा यहाँ पे जो रिपल फैक्टर का जो पैरामीटर ये वैल्यू आ रही है काफी लार्ज आ रही है। तो इस लार्ज वैल्यू के कारण हम जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें AC कंपोनेंट काफी पाए जाते हैं। तो हम इसको इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ द DC वोल्टेज विथ चेंज इन DC लोड करंट इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन। तो हम जब लोड में वेरिएशन करते हैं या जो लोड में वेरिएशन के कारण करंट में जो वेरिएशन आता है तो उस चीज को हम यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, तो इसे हम रेगुलेशन कह रहे हैं।
द करंट थ्रू द लोड मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोड रेजिस्टेंस। तो हम जो है लोड कई बार चेंज करते हैं, तो लोड के अकॉर्डिंग करंट हमारी अलग अलग आती है। तो अलग अलग करंट के कारण हमें जो रेगुलेट करना है उस पर्टिकुलर सर्किट को, तो वो पैरामीटर निकालते हैं। But even at such condition, we expect the output voltage which is taken across that load to be constant. So our voltage need to be regulate even under different load condition. तो हम क्या चाहते हैं कि यदि हमने लोड भी वेरी कर दिया तो भी हमें आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहे, जबकि करंट में वेरिएशन हो रहा है। तो ये इस चीज का एक निर्धारित करना होता है कि हमारी वोल्टेज नियत रहे, रेगुलेट रहे। दैट इज कॉल्ड द रेगुलेशन। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला बताते हैं वो है परसेंटेज रेगुलेशन के लिए V नो लोड कंडीशन, V फुल लोड, V है वोल्टेज, वोल्टेज जब नो लोड हो माइनस वोल्टेज जब फुल लोड हो, डिवाइडेड बाय V फुल लोड, और परसेंटेज के लिए 100% यहाँ पे लगा देते हैं। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर रेगुलेट द वोल्टेज। तो ये हमारे फॉर्मूला है। तो हम ये बताते हैं कि परसेंटेज जो रेगुलेशन है वो कब अच्छा होता है। The lower the percentage regulation, the better would be the power supply. तो ये रेगुलेशन का जो परसेंटेज है वो कम से कम होना चाहिए। The ideal power supply will have 0% regulation. तो आइडियली जो हम बात करते हैं तो 0 जो है वैल्यू आनी चाहिए रेगुलेशन की, तो हमारा वो आइडियल रेगुलेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम रेगुलेशन को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है उसको ईटा से डिनोट करते हैं और उसको हम बताते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली किसी भी सर्किट के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट को बताते हैं, और आउटपुट और इनपुट किसके रेस्पेक्टिव होता है, पावर के रेस्पेक्टिव। यानी हमने जो इनपुट दिया उसमें आउटपुट हमें पावर कितनी मिली है और इनपुट क्या दिया था। तो हमें आउटपुट जो मिल रही है वो डीसी मिल रही है क्योंकि हम डीसी चाह रहे हैं। तो ऊपर हो गया डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं। तो एसी इनपुट पावर फ्रॉम ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। तो फॉर्मूला हो गया पी डीसी अपॉन पी एसी। तो पावर जो होता है, पावर को हम बताते हैं, पावर के कई फॉर्मूलाज है, V इंटू आई है, V स्क्वायर अपॉन आर है, I स्क्वायर आर है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं I स्क्वायर आर का। I स्क्वायर चूंकि ये डीसी पावर है तो यहाँ पे जो करंट है वो भी डीसी होगी, तो आई डीसी का स्क्वायर इंटू आरएल जो क्योंकि हम लोड के अक्रॉस ले रहे हैं डीसी, तो आरएल वहां पे लोड रेजिस्टेंस हो गया। आईडीसी हम जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि आईडीसी होता है IM अपॉन पाई, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आरएल। अब हम देखते हैं जो AC होता है पावर, वो AC क्या होता है, RMS होता है। तो I स्क्वायर R क्या होगा, IRMS स्क्वायर इंटू R जो है IRMS बेसिकली पूरे सर्किट की करंट है, और करंट कब निकलती है, जब पूरे रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो ये पूरा ओवरऑल PAC हो गया। IRMS हमारा क्या है, I जो RMS हमने निकाला था वो IM अपॉन 2 निकाला था। तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया। इसको पुट करने के बाद हमने क्या देखा, IM स्क्वायर अपॉन 4, और ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हम यदि इस फॉर्मूला में जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं PDC अपॉन PAC। तो PDC हमारा IM स्क्वायर इंटू RL अपॉन पाई स्क्वायर, और PAC जो है IM स्क्वायर इंटू RL प्लस RS प्लस RF अपॉन 4। तो IM स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। 4 ऊपर चला गया, पाई स्क्वायर नीचे, और नीचे की तरफ ये हमारा 1 प्लस RS प्लस RF अपॉन RL। अब हम जो कंसीडर करते आ रहे हैं कि हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो हमारे सीरीज रेजिस्टेंस या कह लो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी लार्ज है, तो हम इस पैरामीटर को नेगलेक्ट कर लेते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो 0 होते ये यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, ईटा इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकलती है 0.406।
तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 40.6%। तो कहने का मतलब है हमारी जो एफिशिएंसी है वो 40.6% ही है, यानी सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, हमने जो इनपुट में सिग्नल दिया था उसका 40% ही कन्वर्ट हो पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हम जो बढ़ाने का काम है वो फुल वेव रेक्टिफायर में कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है कि इसका जो सर्किट है वो हमारा सिंपल है, इसकी कॉस्ट या कीमत इसकी बहुत कम है। बट थोड़े डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जैसे हमने देखा कि रिपल फैक्टर जो है हाफ वेव के लिए 1.21 आता है, जो काफी ज्यादा है, तो ये इतना अच्छा सर्किट नहीं है। और द आउटपुट कंटेन लॉट्स ऑफ रिपल्स बहुत ज्यादा है, एसी के कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम थियोरिटिकल एफिशिएंसी इज 40%। तो 40% एफिशिएंसी इज नॉट गुड फैक्टर, तो हमें इसको इम्प्रूव करना है, तो ये भी एक पैरामीटर है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्वाइट इनएफिशिएंट है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो इस प्रकार से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के सारे पैरामीटर की कैलकुलेशन करके ये देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम जाएंगे एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज के लिए थैंक यू।